एक गांव में रानी नाम एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। रानी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। चा रानी आराम से सो रही थी कि तभी उसकी माँ सुमन उसको उठाते हुए बोली, अरे उठ जा तू, कब तक सोएगी? सूरज दादा कब के निकल गए हैं और तू अभी तक सो रही है? सोने दो ना माँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। अरे सूरज निकलने के बाद तो रानी अभी उठकर बैठ जाती है और एक तू है जो उठने का नाम ही नहीं ले रही। चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। कितनी बार कहा है माँ, मैं विवाह अभी नहीं करूंगी और करूंगी तो किसी राजकुमार से ही करूंगी। जल्दी से उठ, वो लोग आने वाले हैं। नहीं माँ, उसे मना कर दो। अरे धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर रानी तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आती है। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो बहुत ही काली थी और एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ही गंदा दिख रहा था, दोनों बैठा हुआ था। चारू अपने माँ से बोली, ये कौन है? ये मोहनलाल है, ये रमेश है और ये उसकी बीवी सिमरन। इन्होंने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। पसंद करने से पहले मुझे तो एक बार पूछ लेते। इसके माता पिता अगर इतने काले होंगे तो इसका बेटा कैसा दिखता होगा? अरे धीरे बोल कलमोही, दामाद जी के पास पूरे 2 बीघा जमीन है, तेरी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। मार में जाए ऐसा आराम, मुझे नहीं करनी है शादी। रानी की बात सुनकर वो दोनों गुस्से में खड़े हो गए। अरे मैंने इतनी बदतमीज लड़की आज तक नहीं देखी। क्या आप मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाए थे समधन जी? अरे कहें कि समधन जी, ऐसे कैसे बन गई है तुम्हारी समधन जी? अरे ये लड़की के तो देखो कितनी जुबान चल रही है। अगर अभी से ऐसी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? मैं यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? चलिए जी यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उल्लू के जाते ही रानी की माँ सर पे हाथ पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहाँ रानी की दोस्त रागिनी पानी की मटकी लेकर आती है और रानी चांदनी के साथ जंगल में पानी भरने चली जाती है। रानी और चांदनी जैसे ही पानी भर रहे थे तभी उन लोगों ने एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनी जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। लगता है कोई बुजुर्ग बेचारा जमीन पर गिर गया है और उसे चोट भी आई है। तो गिरने दे, मुझे क्या? तो क्या अब ये राजकुमारी लोगों को गिरने से उठाने का काम करेगी? ऐसा नहीं बोलते रानी, हो सकता है वो बुजुर्ग गिर गया है और उठ नहीं पा रहा हो और उसे चोट भी लगी हो। मेरे हाथ में तो रस्सी है, नहीं तो मैं खुद जाकर देख लेती। ठीक है, अब तो देखना ही पड़ेगा। रानी ने देखा एक साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। चारू उसके पास पहुंचकर बोली, ये क्या बाबा, मुझे तो लगा आप गिर गए होंगे, बट आप तो पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं। जुबान मत चला लड़की, मुझे हाथ पकड़ कर उठा। ना बाबा ना, आपके हाथ पकड़ने से तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और मैं और राजकुमारी अपना हाथ ऐसे वैसे को नहीं देती। अच्छा, तुम और राजकुमारी? अरे मेरी कमर पे मोच आ गई है। अगर तुम मुझे उठाने में मदद करेगी तो तू वाकई राजकुमारी बन जाएगी। चारू ने साधु को पकड़कर उठा लिया। ये लो बाबा, अब तो मैंने आपको उठा दिया। मुझे तो अपने अंदर कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। लगता है तेरी इच्छा किसी राजा से शादी करने की है। आपको कैसे पता? तेरी जीभ तो बहुत चलती है, लेकिन तू है बहुत सुंदर। मांग, तू क्या मांगती है? साधु की बात सुनकर रानी मजाक उड़ाने के अंदाज में साधु की तरफ देखने लगती है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं कोई मामूली शादी नहीं हूँ। वही तो मैं देख रही हूँ बाबा। बोल तो ऐसे रहो जैसे मैं कुछ भी मांगू और फट से आप मेरी मांग को पूरी कर दोगे। लेकिन ये मत भूलो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपकी मदद की थी जब आप जमीन पे पड़े हुए थे। अगर आप इतने ही पहुंचे हुए साधु हो तो अपनी कमर खुद ठीक क्यों नहीं कर लेते? इतना बोलकर रानी जोर जोर से हंसने लगती है। रानी को हंसता देख साधु को गुस्सा आ जाता है। कुछ बातें साधारण मनुष्य के समझ के परे होती है बेवकूफ लड़की। तेरी हंसी ने मुझे क्रोध दिला दिया है। बोल क्या चाहती है तू?
मैं अपना जीवन रानी की तरह बता सकती हूँ। क्या बोलो, तुम मुझे ऐसा वरदान दे सकते हो? या तुम्हारा वरदान काम करेगा, या तुम्हारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे कमर की मौत की तरह होगा। कुछ कुछ समय के बाद इस राज्य के राजमहल में एक बड़ा स्वयंवर होने जा रहा है। बहुत से देशों के राजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आएंगे और वहाँ की राजकुमारी अपने वर को तलाशने के लिए राजमहल में आएंगी। तो उस स्वयंवर में चले जाना। तुम्हें देखकर कोई भी उन राजकुमारियों को पसंद नहीं करेंगी। सबकी नजर तुझ पर ही जाएगी, लेकिन जाने से पहले फिर से अपने फैसले पर एक बार विचार कर लेना। क्या तो वाकई ऐसा चाहती है? कितनी बार बताऊं? हाँ, मैं तो राजा से ही विवाह करना चाहती हूँ और महारानी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। राजकुमारी का जीवन देखने में बहुत ही आसान लगता है बेवकूफ लड़की, लेकिन उनकी जीवन कितनी कठिन होती है ये तुम्हें क्या पता? क्या मैंने तुझे वरदान दिया, तू जैसे ही स्वयंवर में जाएगी कोई राजा तुझसे ही विवाह करना चाहेगा। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहाँ से चला जाता है। रानी हंसती हुई उसकी दोस्त के पास आती है। क्या हुआ रानी, तुम हंस क्यों रही हैं? रानी ने हंसते हुए चांदनी को सारी बात बता दी। ये मजाक का विषय नहीं है रानी, हो सकता है वो बहुत ही पहुंचा हुआ साधु हो, उसने तुझे वरदान दिया है। पागल हो गई है क्या तू? उस साधु की कमर में मोच थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। और देखो, वो अपनी कमर का मोच ठीक नहीं कर सकता था, तो मैं उसके वरदान का क्या भरोसा? वो कोई पाखंडी साधु था। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है रानी? हो सकता है वो साधु सही बोल रहा हो और तू जो सपना देखती है, हो सकता है वो सपना सच हो जाए। ये तो तभी पता चलेगा ना इस राज्य में स्वयंवर होना। जब इस राज्य में स्वयंवर होगा तो दूर दूर तक ऐसा कोई सोचना नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। रानी दोनों मटकी पीकर घर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद पूरे गांव में राजकुमारियों का स्वयंवर का ऐलान हो जाता है। मोहिनी की बात सुनकर चांदनी खुश होकर रानी के पास आकर बोली, अरे रानी, तुमने कुछ सुना? अपने गांव में बहुत बड़ा स्वयंवर होने जा रहा है। अलग अलग देश के 4 राजा उस स्वयंवर में भाग ले रहे हैं और अलग अलग देशों की बहुत सारी राजकुमारियां उस स्वयंवर में भाग लेंगी। इस राजकुमारी को जो राजा चुनेगा वो उसकी पत्नी बन जाएगी। इसका मतलब वो साधु सही बोल रहा था। मैं भी बहुत देर से इसी बारे में सोच रही हूँ, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें राजमहल में घुसने की इजाजत मिलेगी। अरे, कोशिश करने में क्या जाता है, चल। तो आज का ही दिन है, कुछ ही वक्त के बाद स्वयंवर शुरू होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो वक्त निकल जाने के बाद तेरे पास पछताने के अलावा और कुछ ना हो। चांदनी की बात सुनकर रानी की आंखों में चमक आ जाती है। की तरह सच समझकर चांदनी के साथ राजमहल की ओर चली जाती है। दोनों राजमहल के गेट के पास जा पहुंचे कि तभी सैनिक ने उसे रोककर कहा, तुम अंदर नहीं जा सकती, यहाँ आम नागरिकों को जाना मना है। इतना कहकर जैसे ही उस सैनिक की निगाह चारों पर पड़ती है, पता नहीं उसे क्या हुआ। अरे, तुम तो बहुत सुंदर स्त्री हो, लगता है तुम कहीं राजकुमारी हो जो भेष बदल कर राज्य में घूमने के लिए निकली है। जाओ, अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम पर किसी की नजर पड़ जाए। और ये तुम्हारे साथ कौन है? सैनिक की बात पर चारों मुस्कुराते हुए बोली, ये चांदनी है, ये हमेशा मेरे ही साथ रहती है। अब जल्दी से आप मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। सैनिक ने तुरंत उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। चांदनी को रानी की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चांदनी धीरे से रानी को बोलती है, क्या चारो, तेरी तो तेवर ही बदल गए। गलती से तुझे ये लोग राजकुमारी क्या समझ लिए? तूने तो मुझे अपनी दासी बना दिया। अरे छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, चल चलते हैं अंदर। एक बहुत ही बड़ा स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर में बहुत सारे देश के बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे और बहुत सारे राजकुमारी भी आए हुए थे, और राजकुमारियां दोनों को आपस में प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। तभी वहां
रानी आ जाती है और चारों राजकुमारों की नजर रानी पर पड़ती है। रानी को देखते ही चारों के चारों राजकुमार के होश उड़ गए। मुझे तो मेरी राजकुमारी मिल गई। ऐ सुंदरी, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रानी है। खैर, तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ही मेरी रानी बनोगे। तभी तभी वहां पे बैठा हुआ दूसरा राजा बोलता है, अपनी बातें वापस ले लो राजकुमार। इस लड़की से मैं विवाह करूंगा। इस लड़की ने मुझे दीवाना बना दिया है। बेवकूफ राजाओ, तुम्हारे सामने इतनी रानियां बैठी हुई है, उन लोगों को छोड़कर तुम इसके पीछे पड़े हो। मैं हमेशा ऐसे आम लड़की से विवाह करना चाहता था और मुझे वो मिल गई। इस लड़की से मैं शादी करूंगा। अपने फैसलों पर थोड़ा सा गौर कर लो। इस लड़की से तो मैं ही शादी करूंगा। राजमहल में हाहाकार मच जाता है और चारों राजा आपस में झगड़ने लगते हैं। राजमहल के राजगुरु ये सब बहुत देर से देख रहे थे। क्रोधित होकर उन राजाओं से बोले, बंद करो ये सब बकवास राजाओं। ऐसे तो तुम अपनी जान ले लोगे। मेरे पास एक उपाय है, सुनो। तुम चारों का विवाह एक ही लड़की से करा दिया जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरुजी? हम चारों राजाओं की एक पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो असंभव है। हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? लड़ने से तो अच्छा है कि तुम एक ही लड़की से शादी कर लो। क्या बोल रहे हैं आप? भला हम चारों राजाओं की एक ही पत्नी, ये कैसे हो सकती है? अगर हम चारों इससे विवाह कर लेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हम चारों अलग अलग राज्य के हैं। ये रहेगी इसके साथ। इसे हर राजा के साथ एक एक महीना रहना होगा। ये फैसला हो चुका। राजगुरु की ये बात चारों राजाओं को पसंद आ गई, मगर ये देखकर रानी के होश उड़ जाता। रानी चांदनी की ओर देख कहा, मैं तो एक राजा की पत्नी बनने आई थी चांदनी, और यहाँ तो मैं चार राजाओं की पत्नी बन गई और मुझे चार राजाओं से विवाह करना पड़ेगा। मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। रानी बनने का ये ले। और साधु ने कुछ जादू अच्छा वरदान दे दिया। रानी, तू एक राजा की पत्नी नहीं, तो चार राजाओं की पत्नी बनेगी। मुझे किसी की रानी नहीं बनना। इतना कहकर रानी वहां से भागने ही वाली होती है कि राजगुरु ने रानी को पकड़ने का आदेश दे दिया। रानी को उन चारों से विवाह करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रानी का विवाह उन चारों राजाओं से हो गया। विवाह के बाद वीरसेन खुश होते हुए बोला, सबसे पहले ये सुंदरी की नजर मेरी नजर गई थी, और इसलिए ये सबसे पहले मेरे साथ रहेगी। ऐसा तुझमें क्या लाल जड़े हैं कि सबसे पहले ये तेरे साथ रहेगी? मैं तो बोलो राजा वीर सिंह, अभी मेरे भी पत्नी है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। नहीं मेरे रानी, ये तो सबसे पहले मेरे साथ रहेगी। ये तीनों की बात सुनकर चौथा राजा गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तलवार निकाल कर बोला, तुम तीनों राजाओं का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। वैसे भी मैं तुम तीनों पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मुझे तुम तीनों के ऊपर हमला करने का कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था। यह सिर्फ मेरी ही रानी है और यह सिर्फ मेरे ही साथ रहेगी, और मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अबे तू पागल हो गया है क्या? तू मत भूल कि सुंदरी के साथ हम लोगों ने भी विवाह किया है। तो क्या बोला तू हम तीनों पर हमला करने वाला है? इसका मतलब तो ये है कि पिछले महीने जो गुप्तचर मेरे राज्य में पकड़ा गया था वो तूने भेजा था। हाँ, मेरा ही भेजा हुआ था। तुम तीनों राजाओं की भलाई इसी में है कि पीछे हट जाओ और रानी की तरफ देखना छोड़ दो। रानी सिर्फ मेरी पत्नी है। बेवकूफ राजा, राजगुरु का आदेश है कि रानी चारों के साथ एक एक महीना रहेगी। तुम राजगुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। बाण में गया राजगुरु का आदेश, और बाण में गया कि रानी का विवाह तुम तीनों के साथ हुआ है। ऐ सौंदर्य के साथ तो मुझे पहली नजर पे ही प्यार हो गया था।
बंद करो अपनी बकवास राजा, तो मेरे आदत के खिलाफ जा रहे हो। मैंने लड़ाई रोकने के लिए ही इसका विवाह तुम चारों के साथ करवाया था। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो जो जीतेगा वही रानी को लेके जाएगा। इतना कहकर एक राजा ने दूसरे राजा को तलवार से मारकर उसे घायल कर देता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हमला किया, अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर दूसरे राजा ने भी पहले राजा को तलवार से वार करता है। तलवार के वार करते ही राजा वीर सिंह वहीं गिरकर मर जाते हैं। मैंने राजा विजेंद्र सिंह को खत्म कर दिया है, अब रानी तो मेरे ही साथ जाएगी। तीनों राजाओं में युद्ध होने लगा। रानी ये सब देखकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी चांदनी, ये राजा तो आपस में ही लड़ रहे हैं, वो भी तेरे लिए। ये भी मौका है, राजमहल से भाग निकलते हैं, चलो। ऐसा ना हो कि तीनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान ले ले, और ऐसा हुआ तो इस देश का राजगुरु तुझे ही दोषी समझेगा। यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग। रानी नजर बचाते हुए चांदनी के साथ राजमहल से भाग जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सीधे जंगल की तरफ भागती है। ये तभी रानी की नजर पेड़ के नीचे बैठे हुए उसी साधु पर पड़ती है। रानी दौड़ते हुए उस साधु के पास पहुंचकर बोलती है, मुझे बचा लीजिए साधु महाराज। क्या हुआ कन्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम आज उस स्वयंवर में नहीं गई? रानी ने सारी घटना उस पंडित को बता दी। तुम तो राजकुमारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। एक नहीं बल्कि 4 राजाओं ने तुम्हें पसंद कर लिया और तुमसे विवाह भी कर लिया। ये और बात है कि वो आपस में लड़ पड़े और एक को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। राजमहल में अक्सर ऐसा ही होता है, राजा बनते हैं और लड़कर खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें उससे क्या, तुम तो एक एक राजाओं के साथ रहकर जीवन बिता सकती हो। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मेरे सर से रानी बनने का भूत उतर चुका है। मैं अब रानी नहीं बनना चाहती हूँ। साधु को रानी की ओर देखकर बहुत ही दया आ जाता है। उसने देखा कि चारू रो रही थी। साधु मुस्कुराकर जवाब दिया, जाओ जाओ, तुम अपने घर पे जाओ। उस महल पे कौन सी राजकुमारी गई थी ये बस रहस्य ही रहेगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। महल के लोग कभी नहीं जान पाएंगे। इतना कहकर वो साधु वहां से चला गया। चारू, रानी और चांदनी भी चुपचाप अपने घर चली आई। उस दिन के बाद से रानी के दिमाग से रानी बनने का भूत उतर गया था।